हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल MW बाय BK पांडे में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय आपको इसके पहले हिंदी का पेपर जो 2022 का पेपर है, 2023 का कैसा पेपर बनेगा वो आपको बता चुका हूँ। आज आपको मैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th और 2022 का पेपर जो पूछा गया था वो आज आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको करवाऊंगा। साथ साथ उसके साथ साथ अति बहुविकल्पी जो होता है अति लघुत्तरी उसको भी करवाऊंगा। और इस यूट्यूब चैनल में आपको इस समय अनुसार पेपर कराया जा रहा है और उसके साथ साथ इसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और भौतिक विज्ञान, साथ साथ मैथ जो आपके बीके पांडे करवा रहे हैं। आज मैं आपको 2000 जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया है उसमें आपको आज मैं 2022 का पेपर बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा जो सेट नंबर 1 है। उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वही मैं आपको करवा रहा हूं। आइए दोस्तों, मैं आपको शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, आपका टाइम नहीं बेकार करूंगा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आप कुछ समय के लिए सोचिए और उसके बाद आंसर दीजिए, क्योंकि आप इस समय इतना एलिजिबल हो गए हैं, मतलब इतना शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं कि इसमें आपको बोर्ड में बैठाया जाए तो आप 90 से 95% अपने आप कर सकते हैं। तो आपको इतना दिमाग है, सक्षम है कि आप इसका आंसर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अ है 1945, ब है 1920, स है 1942 और द है 1947। तो आंसर कौन सा होगा इसमें से? आप बताइएगा। तो आंसर कौन सा होगा? 1945। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो आप जानते हैं भारत में मताधिकार की आयु, आप बहुत लोग 12 पास करते ही 18 वर्ष हो जाते हैं। तो उसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं इसमें कि भारत में मताधिकार की आयु, जब आप विधानसभा आपके चैप्टर में भी है, विधान परिषद भी है, उसके साथ साथ केंद्र भी चुनाव होता है जो आने वाला है, केंद्र का चुनाव। तो आप उसमें कितनी आयु होना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक, तो आप 18 वर्ष के मताधिकार की आयु होनी चाहिए। एक कथन है जो किसी स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, तो वो कथन आपको बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसका कथन है भाई? आप बताइए दोस्त कि इसका किसका कथन है ये? अ है गोपाल कृष्ण गोखले, ब है बाल गंगाधर तिलक और स है जवाहरलाल नेहरू और द है महात्मा गांधी। तो आप बताइएगा, आप पेपर प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, क्वेश्चन वही है कि नहीं। तो इसमें से कौन सा है? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बोला था कि जो स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मतलब वो कह रहा था जो मेरा भारत है वो मेरा अधिकार है और उसके साथ मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ पे अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं इसे लेकर रहूंगा चाहे जैसे ले लूं। तो वही वो किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। फिर आप जानते हैं कि जब शुरुआती में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, तो उसी समय कुछ एक साल पहले ही तो वहां पे एक युद्ध शुरू हो गया था जो प्रथम विश्व युद्ध जाना जाता है, आप पढ़े होंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, तो आप बताइए 1914, 1939, 1919, 1942। तो आप जानते हैं तो कब है? 1914। आप जानते हैं 1914 है। तो इसमें जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए उनको एक मेडल भी मिला था। आप जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 1942 प्रथम विश्व युद्ध में जब महात्मा गांधी ने सहयोग किया था अंग्रेजों का, तो कौन सा मेडल पाया था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप पढ़े हैं, आप खोजिए और कमेंट करिए। तो आइए और आगे क्वेश्चन करवाता हूं आपको। समय नष्ट नहीं करूंगा आपका, और आपका समय भी इंपॉर्टेंट होता है और मेरा भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हुए आपको और क्वेश्चन भी करवाता हूं बहुविकल्पी, जो 4 बहुविकल्पित करवा चुका हूं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुविकल्पी देने की जरूरत नहीं होती, आप समझते हैं, बहुविकल्पी देने की जरूरत नहीं होती है।
तो उसी के साथ आपको और क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए, मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आप बताइए। 5वां क्वेश्चन है, इसमें मैं विस्तृत व्याख्या भी करूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है, आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? बताइए। आप इसमें बताइएगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, कब किया था? आप बताइए। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, मालूम है? 1942 प्रारंभ हुआ था। इसके साथ साथ किसने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन? महात्मा गांधी ने। और जानते हैं कि एक ऑपरेशन था, जीरो ऑपरेशन करके, उसमें 9 नवंबर को शुरू होने वाला था। उसके पहले ही रात को ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया गया था। ठीक, तो कम से कम आप जानते हैं जो बड़े बड़े नेता थे, जो जानते थे अंग्रेज की इनके कारण और ज्यादा विकास होगा इस आंदोलन का, उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो ये जानते हैं कि इसको कौन शुरू किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। अब कब प्रारंभ किया था? 1942 में। ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका यही पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो क्या बताएंगे? 1942। उसके साथ साथ यह पूछ लिया जाएगा किस डेट को प्रारंभ हुआ था, तो बताइए किस डेट को प्रारंभ हुआ था? तो 9 तारीख को प्रारंभ हुआ था। ठीक, 9 अगस्त को। कितने तारीख को? 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है नहीं? हाँ, पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्वेश्चन बताइए कि ऐसे 2 व्यक्ति का नाम बताइए आप जो अति लघु उत्तरी है। ऐसे 2 व्यक्ति का नाम बताइए जो 2 अक्टूबर का जन्म हुआ है। इनका जन्म हुआ है, आप बताइए जल्दी से। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है? दो अक्टूबर को किस व्यक्ति का जन्म हुआ है? देख लो एक बार वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बताइए किस व्यक्ति ने 2 अक्टूबर को जन्म लिया है? बताइए जल्दी से। आप जानते हैं, आप मनाते भी हैं, अभी 2 अक्टूबर ज्यादा समय नहीं हुआ है बीते हुए। तो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दूसरे हैं, कौन से हैं बताइए आप? दूसरे तो आप बता सकते हैं, यह तो क्वेश्चन है। पहले तो सब जानते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं जानता। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, कौन है? 2 अक्टूबर किसका जन्म हुआ है? तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इसके साथ साथ मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा 2023 में पेपर फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा और निश्चित फंसेगा। यूट्यूब में पहली बार लाऊंगा उसको, और निश्चित फंसेगा। उसके साथ साथ मानचित्र भी ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो मानचित्र में भी फंसेगा। 7वां क्वेश्चन आप देखिए,
7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि बताइए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। आप बताइए क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? आप जल्दी बताइए आंसर, कहाँ है? न्यूयॉर्क, सही है। आप देखिए, आप खुद मिलाइए, कोई गलत पढ़ा रहा है कि सही पढ़ा रहा है, इसको आप खुद ध्यान दीजिए। और मुझे विश्वास है कि मैं जो बताऊंगा सही बताऊंगा, एकदम बिल्कुल बताऊंगा, जो पेपर पूछेगा वही बताऊंगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? न्यूयॉर्क। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिक का नाम बताइए। ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट करिएगा कि फ्रांस की क्रांति संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिक का नाम बताइए। बताइए, सोचिए इसके बारे में और कमेंट करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछा हूं कि किन्हीं, जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके 2 दार्शनिक जो थे उसके नाम बताना है आपको, ठीक। आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा आप कमेंट। अब खंड ख का बहुविकल्पी, खंड ख का वो का था, अब एक खंड ख का, ठीक। इसमें बताना है कि जो कर्तन दहन कृषि होता है, जिसे झूम कृषि बोलते हैं, किस राज्य में पाई जाती है? कौन सा? कर्तन दहन, दहन, ठीक, कर्तन दहन कृषि। अब ये प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा पूछता है, ये हमारे पेपरों में भी पूछता है। झूम कृषि भी बोलते हैं, ठीक। झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? निम्नलिखित किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है मिजोरम। कहां पे पाया जाता है? मिजोरम। तो आप जानते हैं मिजोरम में बहुत प्रसिद्ध है झूम खेती, क्योंकि मिजोरम इसके लिए कर्तन दहन कृषि, भूम कृषि के लिए, झूम कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप इसको ध्यान रखिएगा किस राज्य में पाया जाता है। ऐसे कृषि के बारे में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? ठीक, निम्नलिखित में से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत विकल्पी इसमें दे दूंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? एक संभावी संसाधन, कौन सा संभावी एक साधारण है? बताइए, आप पढ़े होंगे, पहला एक सेट है, अ है, ब है, स है। बताइए, पवन जो ऊर्जा होती है क्या संभावी संसाधन है? बताइए, ऑप्शन में है कोयला। क्वेश्चन आपसे पूछता है जरा कि आपका दिमाग बहुत तेज चले, वहां भी उसी प्रकार चले जैसे पेपरों में बच्चों का चलता है। कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी साधन है? कौन सा है? कोयला है कि पेट्रोलियम है कि पवन ऊर्जा है कि बॉक्साइट है? कौन सा है? पवन ऊर्जा है।
कौन सा है? पवन ऊर्जा। आप जानते हैं कि जो पवन ऊर्जा है क्या है, कौन सा है? पवन ऊर्जा जो है, आप इसके बारे में जानते हैं, पवन ऊर्जा के बारे में आप विस्तृत इसकी जानकारी जैसे दिमाग में आकर्षित किए होंगे, ठीक। तो उसमें पवन ऊर्जा जो है बहुत महत्व होता है एक संभावित संसाधन के रूप में, जो बहुत लोग इसका यूज करते हैं, जो अपने देश में बहुत यूज होता है इसके बारे में। तो आप जानते हैं, इसके बारे में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। तो तीसरा क्वेश्चन एक है आपसे कि तीसरा क्वेश्चन आप बताइए, दिख रहा है, इसमें लिख सकता हूं कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? आप बताइए। मुझे विश्वास है कि आप बताएंगे, कुछ कमेंट करेंगे। मुंबई जो हाई है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो प्रसिद्ध है वह किस लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, और आप इतना ज्ञान है आपको कि आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम। किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? कौन कौन से? वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखिए बहुविकल्पी में तो एक क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मोटे अनाज क्या एक होते हैं क्या? आप सोचिए कि मोटे अनाज एक होते हैं? अरे बहुत होते हैं। आप जानते हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत लोग, अधिकतर 90% गांव से बिलोंग करते हैं। तो उसमें से मैं बता रहा हूं कि आपको जानते हैं मोटे अनाज के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं, मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, कौन कौन से हैं? जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आप खंड खंड में चौथा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं? मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। मैं पूरा वो विकल्पी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, ये शॉर्टकट में लिख दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है, आप बताइएगा। ठीक है, आपको बताता हूं कि आप इससे बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए और आपके लिए भी। जैसे पहला है मूंगफली, ठीक, दूसरा है ज्वार, ज्वार, तीसरा है चना, क्या है? चना, चौथा है मूंग। अब बताइए कौन सा है? आप कमेंट करेंगे तो इससे पता चलता है कि आप कितना उसमें अग्रसर हैं, कितना आप उस पर ध्यान देते हैं, उस विषय पर कितना आपकी पकड़ है, आपका कितना उसमें आलोचनात्मक चिंतन है। ठीक, ये सब चीज आपको दिमाग पे आप पता चलता है कि आप कितना उत्साहित हैं पेपर लेके। ये आपको एक व्यक्ति का पता चलता है कितना आप उत्साहित है उस चीज में। तो कौन सा हो जाएगा? ज्वार। कौन सा हो जाएगा? ज्वार हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, समानतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? समानतः ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह देश की बात होती है। समानतः किस देश की, ठीक है, किसी देश का विकास
निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। समानतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। जब हमारे देश में, इसका आंसर है साक्षर पर, जिस देश में कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तो वह कैसे जानेगा कि क्या चीज कैसे होता है, कौन सी जानकारी किस तरह आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, आलोचनात्मक चिंतन नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा। ठीक, तो वहां पे इसका आंसर हो जाएगा इसमें ब है, तो औसत साक्षरता स्तर, औसत साक्षरता स्तर, इसका अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपको बताता हूं। उसके पहले एक बहुविकल्पी और है, वो भी करवा दे रहा हूं, 6 नंबर। ठीक है, देख लो दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। ये क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित होते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित होते हैं। क्षेत्रक विभाजित हैं। बताइए, आप लोग बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं। बताइए, आप बताइए। इसमें यहाँ पे सॉरी क्षेत्रक होगा। ठीक, आप बताइए किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं। तो कौन किस आधार पर है? उद्यमों के स्वामित्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? उद्यमों के स्वामित्व। क्या हो जाएगा? स्वामित्व। उद्यमों के स्वामित्व। ठीक, तो आप बहुविकल्पी कुछ बता दे रहा हूं। आप क्वेश्चन बताइएगा, पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, और इसके 2 उदाहरण लिखना है। ये बहुविकल्पी है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 व्यवस्थाएं क्या हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, अल्प रोजगार किसे कहते हैं। ठीक, तो 21 नंबर है, पुनः चक्रीय। आंसर देखिए, पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण बताइए। तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है कि ऐसे संसाधन हैं हमारे भारत में जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं, उसे ही हम पुनः चक्रीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके जैसे एक जल हो गया, जल का हम पुनः बार बार प्रयोग नहीं करते। लौह का घर में कहीं कहीं बहुत जगह यूज करते हैं। ठीक, जैसे आपका मैं वीडियो बना रहा, जो कैमरा बना है, जो कैमरा स्टैंड है, वो अभी एक लोहे का है। इसका मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूं नहीं। क्या आपके मोबाइल में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका प्रयोग बार बार आप कर रहे हैं, तो उसी प्रकार जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 विशेषताएं क्या हो सकती है। अर्थव्यवस्था के संगठित मतलब होता है एक संगठन।
जो हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कौन कौन सी विशेषता है? एक न्यूनतम मजदूरी गारंटी, और दूसरा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के शर्तों पर प्रभावी क्रियान्वयन। मतलब एक न्यूनतम गारंटी मजदूरी होना चाहिए। जैसे मनरेगा देखते हैं, मनरेगा में आप देखते हैं कुछ मजदूरी हो सकती है जो न्यूनतम एक निर्धारित होती है, जो सरकार निर्धारित कर रहता है, जिससे कि कभी कोई कम ना पाए, कोई ज्यादा ना पाए, कोई कमजोर है तो उसको ना दिया जाए, ऐसा नहीं, सबको बराबर दिया जाए, उस पर ध्यान होता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के शर्तों पर प्रभावी क्रियान्वयन। मतलब कि जो उनको मनरेगा का कुछ भी दिया जाता है, 202 400 जितना भी दिया जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से 202 है, कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो 202 दिया जाता है तो वो जो भुगतान किया जाता है उनके खाते में एक निर्धारित होता है, जो सरकार करती है। यहाँ पे किसी प्रधान को या किसी को भी दे दिया जाए तो वहां पे वह क्या लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, लेकिन मजदूर को नहीं देते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेते हैं। इसलिए सरकार इसमें ध्यान रखती है कि भुगतान उनके अकाउंट में किया जाए, जिससे पूरा पूरा पैसा उनको प्राप्त हो। तीसरा क्वेश्चन है, अल्प रोजगार किसे कहते हैं? अल्प रोजगार का आंसर आप सुनिए, किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना अल्प बेरोजगारी होता है। ठीक, जैसे किसी क्षेत्र में जो अधिक लोग हो जाएं, जैसे आप मैं तैयारी करता हूं, ठीक, तो मैं एक समय शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूं, तो जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं उसमें उतना ही बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो हमारे देश में नौकरी 2% आती है, लेकिन लोगों की कितनी संख्या है आप देख रहे हैं, तो ये ध्यान होता है। ये है क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आपको मैं बहुत अच्छे समझाया हूं, और मुझे विश्वास है आप लोग इस पे शेयर और कमेंट करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।